एक तो भारतीय संस्कृति शुरू से मुझे प्रभावित, उद्वेलित और अभिव्यक्त करती रही है। अनेक रूपों में उसकी प्रतिकृति में देखता हूँ। हमारी संस्कृति बड़ी विशाल है। अभी तक हम उसका एक कोना ही झांक पाए हैं। हम लोग भारत के समग्र चिंतक पूरा नहीं देख पाए हैं। सत्य को पूरा देखना संभव भी नहीं, तो पार्टली ही उसका अनुभव किया जा सकता है। तो जो एक पौराणिक जो विषय हैं हमारे, वे कहीं ना कहीं बड़े अनुभवों के बाद संचित रसकोश की तरह हैं। ऋषियों ने, विचारकों ने मथा और मथ कर जो उसका नवनीत पाया, मक्खन पाया, उसे उन्होंने अपने अनुभव का विषय बनाया और वही पौराणिक सत्य इनमें उजागर हुआ है जो मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा मूल प्रश्न है उसमें विषय का कि मैंने देवता और मनुष्य की भी बात की है कि देवता तो सब कुछ पाने के अधिकारी हैं, जो चाहें मिल जाए उन्हें, फिर भी उनकी चिंता जाती नहीं है। युद्ध चलता रहता है, कभी आंतरिक युद्ध होता है, कभी बाहरी युद्ध होता है, असुरों के साथ युद्ध होता है, कभी वे स्वयं भी लड़ बैठते हैं और इनके झगड़े का फैसला कभी शिव को और कभी ब्रह्मा को मिटाना पड़ता है। लेकिन फिर भी देव जाति एक उद्विग्न जाति है। और मनुष्य जाति में क्या है कि मनुष्य की उद्विग्नता में भी एक रस है। हमारे यहाँ साहित्य में एक विचारक ने उद्वेग को भी रस कहा है। उद्वेग भी एक रस का कारण होता है। सहसा आनंद नहीं मिलता हमें, थोड़ा उद्वेग होता है और तब रस मिलता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पौराणिक उपन्यासों ने भारतीय चिंताधारा को बड़ा प्रभावित किया है, प्रेरित किया है और उसे पर्याप्त शक्ति दी है। मैं गणेश को केवल गणपति के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे गणपति के रूप में देख रहा था जो गणों का नायक है, सरल भी है, वक्र भी है। गणेश की जो सूंड है वो बाएं दाएं दोनों तरफ होती है। जब वो वक्र होती है तब उसमें एक अंकुश का भाव आ जाता है, शक्ति का भाव आ जाता है। और दूसरी तरफ वे विनम्र हैं, अत्यंत विनम्र हैं, भोले हैं, शिव के पुत्र हैं, इसलिए और भी उनमें भोलापन है। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ वे उग्र भी हैं। तो उग्रता और माधुर्य दोनों का मिश्रण गणेश में है। इसी भाव ने मुझे आकर्षित किया होगा। मुझे लगता है कि गणेश के रूप में मैंने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की या ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जिसे सर्वांगीण और पूर्ण होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे लिए सभी किताबें मूल्यवान हैं और जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि 3 पुस्तकें शायद आई थीं और अंततः तीनों पुस्तकें शायद चुनी गई थीं। यह भी हो सकता है कि उसमें और भी किताब रही हो, लेकिन गणेश के चुनने से मेरे आध्यात्मिक भाव को बल मिला। पुरस्कार किसी लेखक के श्रम का मूल्य नहीं है, न उसके लेखक के श्रम का मूल्यांकन है, बल्कि वो एक शक्ति है, एक जिजीविषा है, एक आगे बढ़ाने का साधन है। और काम करो और रुको नहीं, बस रुको नहीं, काम करते रहो। यही शायद इस पुरस्कार का मैं लक्ष्य मानता हूँ और इसीलिए मैं इस 86 वर्ष की अवस्था में भी काम करने को पसंद करता हूँ। नहीं, पुरस्कार को तो बड़ा मानना चाहिए क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार के समकक्ष है, तो इस दृष्टि से उसका मूल्य है। सर, हिंदी को लेकर बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं, हिंदी रहेगी या नहीं रहेगी, और हिंदी पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति के बारे में आप क्या देखते हैं? मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मैंने पहले भी बताया है।
आशावादी हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि हिंदी नहीं रहेगी तो भारत भी नहीं रहेगा। हिंदी है इसलिए भारत है। भारत की आत्मा हिंदी में बसती है। आप ध्यान से देखें तो हिंदी का क्षेत्र और फैल रहा है। अब हिंदी वज्जिका भाषा में, भोजपुरी भाषा में, मैथिली भाषा में, अंगिका भाषा में कई रूपों में प्रकट हो रही है। ये उसके विस्तार के द्योतक हैं, ये उसके पगचिन्ह हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हिंदी आगे जा रही है। और मैं विदेशों में गया हूं, अमेरिका भी गया, यूरोप भी गया। अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में भी मैंने साझा किया। तो बर्कली यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा कि मेरे जो विद्यार्थी थे वहाँ, अंग्रेज विद्यार्थी या अमेरिकन जो कहिए थे, वो बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते थे। कृत्रिम हिंदी थी थोड़ी, लेकिन शुद्ध हिंदी थी। हिंदी के प्रति रुचि थी उनकी। 120 विश्वविद्यालयों में 120 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, उससे कुछ ज़्यादा ही। और ये हिंदी के प्रचार प्रसार का द्योतक है। हम ध्यान नहीं देंगे, विदेशी ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी एक पत्रिका थी 1983 से मैंने निकाली थी, नया आलोचक, अखिल भारतीय स्तर पर वो पत्रिका थी। और उस पत्रिका में उसके एडवाइज़र आचार्य देवेंद्र शर्मा, उसके एडवाइज़र डॉक्टर नामवर सिंह रहे, और मैं संपादक था मुख्य। तो उस पत्रिका में विदेशों की लेखिकाएं, लेखक भी लिखते रहे। रूस में जो हिंदी पढ़ाई जाती है, देखिए क्या गजब हिंदी है। मिलिंतेवा ओल्गा वहाँ की अध्यक्षा थी, उनके लेख मैंने छापे हैं। तो कहने का मतलब, हिंदी वाले अपने घर का जोगी जोड़ा वाली बात है, हम उसको महत्व न दें, दूसरे दे रहे हैं। विदेश में कई जगहों पर जब रूस में जाएंगे और दूसरी भाषा बोलेंगे तो पसंद नहीं करेंगे आपको। तो अपने अपने देश की भाषा पर गर्व नहीं, इसका मतलब देश पर गर्व नहीं। हम अगर भाषा को महत्व देते हैं तो इसका मतलब हम अपने देश को महत्व देते हैं, हम अपनी राष्ट्रीयता को महत्व देते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारा राष्ट्र इसमें स्पंदित है, जीवित है, जागृत है। इसको कैसे भुला दें? और हिंदी एक दिन में तो आई नहीं है ना। 7वीं शताब्दी से गुजरते गुजरते प्राकृत में, अपभ्रंश में होते हुए तब जाकर पुरानी हिंदी, फिर हिंदी, फिर खड़ी बोली, कितने रूपों में इसका विकास हुआ है सोचिए। हजारों साल लगे हैं, 1300-1400 साल लग गए, तब जाकर हिंदी आज इस रूप में आई है। प्रखर धारदार हिंदी है आज की। और अलग अलग जगहों पर जाइए, दिल्ली की हिंदी में थोड़ी चाशनी ज़्यादा है, थोड़ा तीखापन भी ज़्यादा है। और दूसरे शहरों में जाइएगा, खासकर बिहार और यूपी की हिंदी में कुछ मिठास, कुछ अपनापन, कुछ एक अपनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो ये फ़र्क तो दिखाई देता है। तो हिंदी में जो बहुतायत रूप में विविधता है, वह विविधता आकर्षित करती है। और सबसे बड़ी बात, मैं हिंदी को लचीली भाषा मानता हूँ। ये सिद्धों और संतों की भाषा है भाई, लचीली भाषा है। टेढ़ा बोलो, तिरछा बोलो, खांड की रोटी है, किधर से भी तोड़ोगे मीठी ही लगेगी। फिर इसके बोलने में सुविधा नहीं है। हम गलत हिंदी कोई बोले तो सह लेंगे, लेकिन गलत अंग्रेजी नहीं सह सकते। ये क्या है? ये उदारता है, सहिष्णुता है। ये हिंदी से का मतलब है कि हम अपने अभिव्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। अभिव्यक्ति मुख्य है, भाषा का व्याकरण मुख्य नहीं है। वहाँ जब अभिव्यक्ति प्रधान होती है ना, तो भाषा के किनारे, व्याकरण के किनारे टूट फूट जाते हैं, सहज हो जाती है भाषा। पुरस्कार पाकर तो किसी को भी अच्छा लगेगा, मैं कैसे कह दूं। पुरस्कार तो एक जिजीविषा को बढ़ाने वाली शक्ति मानता हूं मैंने कहा ना कि वो मुझे पुरस्कार जैसे कह रहा है। कार्लाइल के शब्दों में मैं कहूँ, फ्लो ऑन दाउ शाइनिंग रिवर, हे नदी, हे कांतिमयी नदी, बहती जाओ बहती जाओ, अभी और पड़ाव हैं और काम हैं। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली है। मैं इसको एक अपने लिए जीवंत, उत्साहप्रद एक शक्ति मान रहा हूँ। ये पुरस्कार नहीं है, ये शक्ति है, जीवनी शक्ति है। वो अभी इसके रस से वाकिफ नहीं है,
फिर हिंदी हो या संस्कृत हो, ये सब फिर डिजिटल होंगे ना आगे चल के। तो जब डिजिटल होंगे तो उसमें पढ़ेंगे, रस तो उनको कहीं से मिलना है, जिस विधि से देखें। डिजिटल में भी तो हिंदी ही रहेगी ना, बदल तो नहीं जाएगी, और संस्कृत भी हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी ऐसी कहानियां हैं हिंदी में, संस्कृत में, कि एक दोहे पर, एक अक्षर पर, एक श्लोक के एक शब्द पर लोगों ने धन लुटा दिया है, धन लुटा दिया है। तो सर आप अपनी तरीके से कुछ कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी को अपनाइए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, हिंदी राजभाषा नहीं रहे, राष्ट्रभाषा बने, और अधिक से अधिक हम उसको प्रयोग में लाएं। और देखिए फिल्में भी वही काम कर रही हैं, सब जगह उसका विकास हो रहा है। दक्षिण की फिल्में भी हिंदी फिल्मों पर ही आश्रित हो जाती हैं, उनका रीमेक होता है, तो हिंदी में ज़्यादा चलती हैं। तो हिंदी में गुण तो बहुत हैं, मगर ये सारे गुण अस्फुट हैं, पूरी तरह खुले नहीं हैं अभी। शतदल की पंक्तियाँ की पत्तियाँ धीरे धीरे खुल रही हैं। वक्त आएगा जब हम और हिंदी को विस्तृत पाएंगे और विशाल पाएंगे। मैंने कहा ना, यह आशावाद भारत की जान है, इसको बचाए रखना है। तो चूंकि 18-20 उपन्यास हो गए तो गड्ढे मड्ढे हो जाती हैं पंक्तियाँ, स्वाभाविक हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें मुख्य है कि उसको शायद कवि करोति काव्यानि स्वादम जानन्ति पंडिता, लेखक या कवि तो लिखता है, स्वाद तो उसका जानते हैं रसिक लोग, वो ज़्यादा आनंद लेते हैं। कवि अपनी कविताओं का जितना आनंद लेता है उससे ज़्यादा उससे पाठक होते हैं। तो पाठक के आधार पर ही साहित्य जीवंत होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब पंक्तियाँ तो हजारों हैं, उसको तो पढ़ने पर ही उसका रस मिल पाएगा। मैं कहूँगा पढ़ें आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह।